चाय के सभी को पिलाई थी क्या? स्टार्ट करें लोग फिजिक्स। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी हम लोग बोल लेते हैं उसका क्या पढ़ा था हमने अर्थ ली थी और अर्थ हमारी कैसी थी? गोल। अर्थ गोल थी। इसका ये वाला ज्योग्राफिकल ये था ज्योग्राफिकल साउथ पोल। इधर था मैग्नेटिक साउथ और ये था मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हमारा ऐसा, ये हमारा यहाँ पर जो है वो 11.5 डिग्री, ठीक है, 11.5 डिग्री। उसके बाद में मैंने कहा था एक था हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या था, पहले उस चीज पर ध्यान दें। मैग्नेटिक इक्वेटर का मतलब था कि मैग्नेटिक इक्वेटर क्या था? मैग्नेटिक इक्वेटर था सर जी कि जो सबसे लार्ज सर्कल था, सबसे लार्ज सर्कल, ठीक है, और वो भी किसका? इससे सेंटर के थ्रू और इस वाली एक्सिस का क्या था? परपेंडिकुलर। एंगल 90 डिग्री था, ये वाला एंगल 90 डिग्री था। ये था हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। उसके बाद में हमने बात करी थी मैग्नेटिक एक्सिस की, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? मैग्नेटिक एक्सिस थी सर जी स्ट्रेट लाइन के पास, स्ट्रेट लाइन किससे? मैग्नेटिक साउथ या मैग्नेटिक नॉर्थ से। उसके बाद में क्या थी? ज्योग्राफिक एक्सिस थी, ठीक है। वो कौन सी थी? वो ये वाली एक्सिस थी, यही तो एक्सिस थी। इस सब की हमने बात करी थी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से जा रही थी? मैग्नेटिक नॉर्थ से निकल रही थी और मैग्नेटिक साउथ पर जा रही थी। यहाँ पर बीच में क्या रखी हुई थी सर? एक मैग्नेट रखी हुई थी, ठीक है, जिसका ये वाला सिरा सर नॉर्थ था और ये वाला कौन सा था? साउथ था। यानी कि ये पोल तुम्हारा नॉर्थ होता है और ये पोल तुम्हारा साउथ होता है, ठीक है। इन सब के बारे में इसमें हमने बता रखा था, आप लोगों को नहीं बताया। उसके बाद में हम उसके अगले पढ़ेंगे हेडिंग डालो, इसके अगले हेडिंग पढ़ेंगे। आज हम तो बहुत पढ़ रही है तो है ना। हाँ, ये बच के रहो ढंग से, खूब कपड़े होते हैं, देखूंगा कौन जूते उते पहन के जीऊंगा। बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर प्रेमपाल कुछ नहीं, चलो बेटा हेडिंग डालना, हेडिंग डालो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक है। और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे डिनोट करेंगे हम लोग अल्फा से। ठीक, इसमें लिखना एंगल बिटवीन the magnetic meridian and geographical meridian, magnetic meridian and geographical meridian,
इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब देखो सर जी, ऐसा था, ये है क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन। देखो मैग्नेटिक मेरिडियन, देखो जियोग्राफिकल मेरिडियन, सर मेरिडियन क्या होता है तुम्हें पता है, ये जियोग्राफिकल क्या है, नॉर्थ पोल। आपको पता है सर ये जियोग्राफिकल क्या है, साउथ पोल। इनका इनसे, अब जरा सोचो सर, मैं एक प्लेन बना लूं, प्लेन को देखो, प्लेन को अगर मैं दिखाऊं तो प्लेन को हम ऐसे तो दिखा नहीं सकते हैं, मैंने ऐसे रेखा से क्या दिखा दिया तुमको, प्लेन है, ये ऐसा एक प्लेन है। उस प्लेन के बाद में अब देखो, उसके बाद में मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया। ज्योग्राफिकल मेरिडियन का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कोई तुमने एक सेब लिया या कोई बॉल लिया, ठीक है, उस बॉल का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, उसे बीच से काट दिया, बीच से काट दिया तो जो प्लेन बना, उस प्लेन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वर्टिकल प्लेन, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर कोई एक मैग्नेट रखूं, कोई भी मैग्नेट रखूं, ठीक है, मैग्नेट जब मैंने रखी तो मैग्नेट ने इस साइड से रहा, ठीक है, मान लो एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, तो इसका यही तो, ये क्या रहा तुम्हारा, ये रहा मैग्नेटिक मेरिडियन और ये क्या रहा, जियोग्राफिकल मेरिडियन। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है इसको ही तुमने क्या बोला, अल्फा बोला। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है वही क्या होता है, अल्फा। अब जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ के बीच का जो प्लेन सरफेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, और मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड, वो कहलाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है या अल्फा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक, इसके बाद ये फिगर बनाओ, ठीक है। उसके बाद में हेडिंग डालना मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, इसको डिनोट करते हैं हम लोग थीटा से। ठीक है, बना गया। अब वो हेडिंग डालो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप, इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं। इसमें लिखना एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेट, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेट and horizontal line in magnetic meridian and horizontal line in magnetic meridian is called angle of dip, अब देखो अगर आपको एंगल ऑफ डिप निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैग्नेट ली, जैसे मान लो ये अपन की मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट। अब
अब इस मैग्नेट को अगर अपन लटकाए तो ये मैंने कहा मान लो ये ऐसे एंगल बना लिया, ऐसे एंगल बना लिया, कोई भी एंगल बना लिया, या मैंने कहा मैंने किसी भी मैग्नेट को लटकाया तो उसने इस टाइप से ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट, इसने इस मैग्नेट ने इस टाइप से एंगल बना लिया। अब देखो ये जो मैग्नेट जो भी एंगल बनाती है वही क्या कहलाएगी, वही कहलाएगा तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेट। मान लो इधर साउथ है, एक तरफ क्या मान लिया नॉर्थ। अब इसका क्या बनाया, इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन यही तो होता है सर जी, अरे ये वाला वर्टिकल है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है वही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ। अब एक बार जरा समझिए, क्या सर जी पूरे अर्थ पर क्या थीटा सेम रहेगा, बिल्कुल नहीं। कैसे, मैंने आपसे कहा ये मेरी अर्थ है, ठीक है, अर्थ से यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इधर पहुंच रही है, ठीक है। अब देखो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं यहां पर देखूं तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये है, यहां पर देखूंगी देखो चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, मैग्नेटिक चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन ही चेंज हो रही है तो 100% सर मेरा थीटा भी क्या होगा, चेंज होगा, थीटा भी चेंज होगा, ठीक है। इसे इस फिगर को लिखो, उसके बाद में फिर horizontal and vertical component of earth। ठीक है, इस पे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए, इस पर तो इतनी बार नहीं पूछे गए, ना ही अल्फा पर पूछे गए हैं, ना ही ज्यादा थीटा पर पूछे गए। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, और इससे इतने सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। सबसे पहले देखो, अगर मैंने कहा मेरे पास ही एक मैग्नेट था, कहते वही वाली फिगर बना लो जैसे मैंने यहां बनाई थी, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा ये हो गया, और ये एंगल कितना मान लिया मैंने, थीटा, बिल्कुल सही सर, थीटा मान लिया, ठीक है। अब जरा सोचना सर ये थीटा है, मैंने इसको ठीक, ये थीटा, अब इसका थीटा ये हो गया। अब देखो एंगल ऑफ डिप, अगर हम लोग एंगल ऑफ डिप की बात करें, ये एंगल मान लिया मैंने अल्फा, ये मान लिया अल्फा, ये देखो जैसे ओपन बुक होती है इस टाइप से। अब जरा सोचना सर, जिधर मैग्नेटिक फील्ड की जिधर ये मैग्नेट होती है उधर क्या होता है, बी, उधर बी हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल। सर हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया और वर्टिकल, तुम्हें पता है अगर कोई चीज थीटा की तरफ जाती है, अगर मैं तुमसे यहां पर लिखूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, बी एच, अरे मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा, हॉरिजॉन्टल। अगर बी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। अब मैं बात करा अगर वर्टिकल कंपोनेंट की, वर्टिकल कंपोनेंट की अगर बात आएगी तो इसे वर्टिकल बोलेंगे, वर्टिकल ये वाला वर्टिकल होगा, देखो इधर हो जाएगा सर जी बी एच
और उधर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कहूं तो ये हो जाएगा b, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मानिए और इसे इक्वेशन 2 मानिए, ठीक। अब मैं अगर तुमसे कहूं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या है, वो है bv इक्वल टू b साइन थीटा, और 1 क्या है, b cos थीटा, b से b साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, ये हो गया bv अपॉन bh, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, ये tan थीटा के बराबर आता है, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब इसी में एक चीज और देखिए, अगर मैं तुमसे ये कहूं इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, सोचो सर, इसी के अगले अगर कहा इक्वेशन 1 का स्क्वायर और जोड़ दो इक्वेशन 2 का स्क्वायर, सर अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो bh का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करूंगा bv का स्क्वायर, सर ये क्या हो गया, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या हो गया b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में क्या कॉमन है, b स्क्वायर, तो यहां पर जो बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हर बच्चे को पता होता है इसकी वैल्यू, तो ठीक है क्या होती है, 1, तो यहां पर जो वैल्यू आई bh का स्क्वायर, तो ये बनी b स्क्वायर बराबर bh का स्क्वायर bv का स्क्वायर, ये वैल्यू, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये तुम्हारी वैल्यू है। इसमें जो ये दो बॉक्स में दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, एक तो b स्क्वायर बराबर bh स्क्वायर प्लस bv स्क्वायर, और दूसरा tan थीटा इक्वल टू bv अपॉन bh, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बहन कहाँ है एक का, अभी आएंगी, ठंड लग रही है, अच्छा, ये हो जाएगा। ये जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये काफी बोरिंग चीज है, ठीक है, बहुत बोरिंग, मतलब क्या है क्या, ये समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि जितना इंटरेस्टिंग वे में हो सकता है उतना इंटरेस्टिंग वे में अपन पढ़ा रहा है, तुम्हें बता रहा है, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा है, देखो समझ में तो आ जाए थोड़ा बहुत इसमें, ठीक है। ये हाँ हो गया, बताइए। ठीक, क्वेश्चन लिखना और समझने क्वेश्चन में होगा तो होगा ऐसे, ठीक है। तो इन्हीं दो फार्मूला के अंदर पूरा क्वेश्चन होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। In the magnetic meridian, in the magnetic meridian, in the magnetic meridian of a certain place, in the magnetic meridian of a certain place, horizontal component
of magnetic field, horizontal component of magnetic field is 0.26 Gauss, 0.26 Gauss, ठीक है। बताओ प्रेम पर, एक गॉस में कितने टकरे होते हैं? ऐसा मतलब एक गॉस में कितना? बामिक बताओ, एक गॉस में कितने टेस्ला? नहीं पता? बताओ, तुम बताओ। एक गॉस में तुम दोनों जाके हिस्सा करते क्या हो, मुझे ये बताओ। अच्छा, अपने दिन का रूटीन बताओ, दिन का रूटीन क्या है? 11 बजे उठना, सो ठीक है। 11 बजे उठना था, फिर कोचिंग के लिए जाते थे। स्कूल कोचिंग? अच्छा, कंप्यूटर कोचिंग जाते थे। हाँ, मैंने मना किया था तब भी। यहाँ फिर एक घंटे की तरह होती है। हाँ, 1 बजे आते हैं वहाँ से। हाँ, फिर यहाँ जाते, फिर यहाँ जाते, फिर यहाँ जाने के बाद यहाँ से शाम को गए, यहाँ से शाम को बाहर जाना था, बाहर जाना था हाथ से। हाँ, और फिर पढ़ा थोड़ा, यही काम कर देता था जो बीच में पढ़ ले कर लेते। चलो, ये एक और बेटा 10 की नोट है। इसके बाद लिखना 0.25 गॉस लिख लिया। 0.6 अच्छा, 0.26 गॉस, ठीक है, लिखना। सर आपने केवल 0.6 बोला। 0.6 बोला है, ठीक है। तो 0.6 गॉस हो गया। अगले देखो, एंड द डिप एंगल इज 30 डिग्री, एंड द डिप एंगल इज 30 डिग्री, डिप एंगल इज 30 डिग्री। फाइंड vertical component of earth magnetic field, find vertical component of earth magnetic field and net magnetic field at this place, and net magnetic field at this place। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ डिप। अगर तुमको एंगल ऑफ डिप पता है और तुम्हें कौन सा वर्टिकल दे रखा है, हॉरिजॉन्टल दे रखा है? वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है BV = 0. यही तो है। और पूछा क्या है तुमसे? वर्टिकल तो पूछा है, हॉरिजॉन्टल दे रखा है। क्या दे रखा है? हॉरिजॉन्टल। तुमसे वर्टिकल पूछा है और एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो बताओ कैसे? क्या तुम इससे निकाल सकते हो? नहीं, तो इसी से तो निकालोगे। हाँ। तो tan θ = BV/BH। तो अगर मैं यहाँ पर रखूं tan θ = BV/BH, तुमसे वर्टिकल कंपोनेंट पूछा तो BH tan थीटा, BH की वैल्यू 0.6 और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? 30। tan 30 क्या होता है? tan 30 1/√3। तो यहाँ √3 आ गया। अब देखो 1/√3 का मतलब क्या होता है? 1.732। 1.732 यही तो होता है। अब बताओ 17 का पढ़ा था आपको? 17 एकम 17, 17 तिया 17 चौका, अच्छा 17 तिया 51। तो आंसर आ रहा है 0.3। 0.3 के पास में कुछ आंसर आएगा, ठीक है। ये क्या होगा बेटा? देखो ये भी गॉस था तो ये भी क्या होगा? गॉस ही होगा, ठीक है। ये तो पूछा गया। उसके बाद में क्या पूछा गया? नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट का मतलब ये भी होता है, ठीक है। अगर ये भी मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो अगर B को निकालूं तो B बराबर क्या होता है? देखो B² बराबर BH² + BV², ठीक है। अब देखो सर BH कितना था तुम्हारा? 0.6 का स्क्वायर प्लस
बी कितना था 0.3 तो ये आया 0.36 0.09 ठीक है। अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं तो कितना आएगा मेरा बोलो, इस ऑफ में कितने होते हैं 45 तो 0.45 तो b की वैल्यू आएगी √0.45 गॉस, क्या आएगी गॉस, ठीक है। 0 पॉइंट देखो मुझे क्या निकालना था b निकालना था तो b h का स्क्वायर कर दिया मैंने प्लस b का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। हम यहां से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। लिया, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखना, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, the horizontal and vertical component, the horizontal and vertical component of earth field at place R at place R 0.3 Gauss and 0.4 Gauss and 0.4 Gauss. Calculate angle of depth. Calculate angle of depth 0.3 Gauss and 0.4 Gauss. Calculate angle of depth and resultant intensity of earth's field earth की field, ठीक है, of earth's field। अब सर जी एंगल ऑफ डिप्थ की तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, एंगल ऑफ डिप्थ तो तुम सबको पता ही है। देखो क्या कर दो BV अपॉन BH, BV कितना दे रखा है 0.3 है 4 है, वर्टिकल पहले मैंने क्या बोला 0.4 है, द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, पहले हॉरिजॉन्टल है तो पहले हॉरिजॉन्टल कितना है 0.3, फिर वर्टिकल है तो वर्टिकल क्या है 0.4, ठीक है। तो वर्टिकल 0.4 है और हॉरिजॉन्टल 0.3 है। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो tan थीटा की वैल्यू जो आई वो आई 4/3, ठीक है। और ये पता नहीं किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो बस यही आंसर हो जाएगा, या फिर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद में पूछा है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ही तुम्हारा B है, ठीक है। तो B स्क्वायर बराबर BH स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। सर BH मेरा कितना है 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। सर अगर मैं इसको करूं तो 0.09 0.16 ये तो आया, ठीक है। जोड़ दो, फिर 0.25
अब 0.25 पे जब अंडर रूट चला, यहाँ पर अंडर रूट गया तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.5। गॉस में था तो आंसर भी किस में रहेगा, गॉस में रहेगा। ठीक है, गॉस में था तो आंसर गॉस में, अगर टेस्ला होता तो आंसर किस में होता, टेस्ला। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, ये रहता है। हो गया ठीक। इसके बाद में बेटा जो और जो है न्यूट्रल, जैसे न्यूट्रल पॉइंट हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है, वो सब कोर्स से खत्म हो चुका है। और ये टेंजेंट तो पहले ही खत्म हो चुका था, इस बार और भी उससे बढ़ा के खत्म कर दिया। चलिए अब अगला हेडिंग डालो, अगला हेडिंग डालो। मैं उससे पहले तुम हेडिंग डालो, उससे पहले कुछ चीज बात बताऊं। देखो ऐसा है, हमारे जो मटेरियल होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डाईमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट में 3 टाइप से डिवाइड किए गए, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, डाईमैग्नेटिक अनुचुंबकीय, ठीक है, नहीं प्रतिचुंबकीय, ठीक है, और पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, और फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय। ठीक है, 3 प्रकार से हैं, डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक। सर डाया मैग्नेटिक वो मैग्नेटिक होते हैं, वो मटेरियल होते हैं कि जिनसे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होती या होना नहीं चाहते, ऐसा। ठीक है, जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास कराना नहीं चाहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डाया मैग्नेटिक। ठीक है, जो अगर किसी भी मैग्नेट के पास में आएंगे तो उससे वो क्या करेंगे, डाईमैग्नेटिक दूर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या आते हैं, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। तो पैरामैग्नेटिक वो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन कम मात्रा में करते हैं। ठीक है, कम मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। फिर जो आते हैं अगला, वो आते हैं प्रतिचुंबकीय, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक, वो लौह चुंबकीय, इंग्लिश में बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, फेरो, जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है उनको सबको अपने अंदर से ही गुजारते हैं। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफार्मर बना हुआ होता है, ट्रांसफार्मर वो प्रतिचुंबकीय का, वो लौह चुंबकीय का ही होता है, फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, लौह चुंबकीय का ही बना हुआ वो होता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चलती है। दूसरी बात ये है सर, जो लौह चुंबकीय होते हैं यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, वो हमेशा कौन से फॉर्म में होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, सॉलिड के फॉर्म में वो होते हैं। ठीक है, इतना है। अभी इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि तुम्हारा डाया, पैरा, फेरो पे एक क्वेश्चन रहेगा, डाया, पैरा, फेरो से एक क्वेश्चन रहेगा नहीं। ठीक है, तो अभी इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, तब तक मैं थोड़ा सा पॉइंट तुमको बता दूं। सबसे पहले हेडिंग डालो, मैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा और बोरिंग पोर्शन बचा है, मैग्नेटिक इंडक्शन। बी से डिनोट करते हैं, बी कौन सा वाला, मैग्नेटिक फील्ड वाला। ठीक है, बी से डिनोट करते हैं। इसमें लिखना नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, number of magnetic lines of force, number of magnetic lines of force inside a magnetic substance, inside a magnetic substance
inside a magnetic substance crossing per unit area, crossing per unit area normal to their direction, normal to their direction, normal to their direction is called magnetic induction, is called magnetic induction or magnetic flux density, magnetic flux density, magnetic flux density। देखो कोई मेरे पास मैग्नेट है, एक सिरा नॉर्थ है एक सिरा साउथ है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी और दूसरे साइड पर पहुंच रही होंगी, ठीक है, यही तो होगा। अगर एक साइड से या मैंने कहा चलो ये मैग्नेट नहीं है, ये कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल मान लो, ठीक है, कोई मटेरियल। अब इस मटेरियल पर मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होंगी वो तुम्हारी निकल रही होंगी इससे, ठीक है, ये इससे पास हो रही है। जैसे मान लो अगर ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, आ रही है और यहां पर ऐसे जा रही है, ठीक है। ठीक है, इस फिगर को बनाओ पहले। तो ये क्या था, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, और कैसे, नॉर्मल से। तो वो होता है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और तुम्हें ये बात पता ही है कि एक टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁴ गॉस की, या एक गॉस किसके बराबर होता है, 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है, ये इसके बराबर, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। उसके बाद में हेडिंग डालना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसमें लिखना मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस, ऑफ ए मैग्नेटाइज्ड substance, of a magnetized substance। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट m हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया b, यही क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m/b। मैग्नेटिक मूवमेंट तुम सबको पता है, बहुत पढ़ा है ये लोग, और b हो गया उसका वॉल्यूम, ये कहलाएगा। उसके बाद में उसके बाद में लिखना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक
इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसे बच्चों कैपिटल एच से डिनोट करना, कैपिटल एच से, इसे कैपिटल एच से डिनोट करना। इसमें लिखना the capability of the magnetizing field, the capability of the magnetizing field to magnetize the substance, ठीक है। H बराबर B अपॉन म्यू नॉट माइनस आई, पहले लिखते हैं। फॉर वैक्यूम के लिए I बराबर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा H बराबर B बटे म्यू नॉट माइनस आई और H बराबर B अपॉन म्यू। ठीक है, अब एक चीज समझो सर, ये है क्या? कोई भी मैंने सब्सटेंस रखा, वो सब्सटेंस किसी भी मटेरियल को या किसी भी चीज को कितना मैग्नेटाइज करे, उसकी इंटेंसिटी ही एक उसकी स्ट्रेंथ ही क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H कहलाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H कहलाएगी। उसके बाद में अगला निकालना मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसे हम डिनोट म्यू से करते हैं, म्यू से, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं। इसमें लिखना द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन कैपिटल B, मैग्नेटिक इंडक्शन कैपिटल B inside the magnetized substance, to the magnetic intensity capital H, ठीक है। तो म्यू बराबर B अपॉन H, ठीक है। ये किसका रेशियो होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन का और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब अगला रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसे हम लोग म्यू आर से डिनोट करते हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, म्यू आर से डिनोट करते हैं। इसमें लिखना
द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, the ratio of the magnetic permeability, ratio of the magnetic permeability mu of the substance to the permeability of free space, permeability free space, permeability of free space। ये इससे नोट करते हैं म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, जहां म्यू नॉट क्या होता है फ्री स्पेस में, ये फ्री स्पेस में परमेबिलिटी है और ये मीडियम में है, किसी मीडियम में परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी मीडियम में और परमेबिलिटी फ्री स्पेस में, उन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, अगला हेडिंग डालो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी SUSCE PTI BILITY मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसे हम बोलते हैं ऐसे काईएम, इसे क्या बोलते हैं हम लोग काईएम। ठीक है, काईएम बोलते हैं इसे। ठीक है, इससे नोट करते हैं काईएम, काईएम से नोट करते हैं। इसमें लिखना इट इज द प्रॉपर्टी of the substance, it is the property of the substance that how can easily magnetized in a magnetic field, ये कह रहा है ये एक प्रॉपर्टी है कि तुम किसी भी चीज को कितनी जल्दी क्या कर दो मैग्नेटाइज कर दो। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा कहते नहीं संगत का असर पड़ता है। ठीक है, तो भाई संगत का असर कोई होता है वो जल्दी बिगड़ जाता है, कोई होता है वो देर में बिगड़ता है, कोई होता है बिगड़ता ही नहीं। ठीक है, तो वो संगत का असर है, तो उसमें जल्दी तो उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, किसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी ज्यादा, जिसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी उसको टेंशन ही नहीं, जिसकी कम होगी मेरा प्रेम पाल बहुत बड़ी दिक्कत है। काईएम बराबर आई अपॉन बता दो, बोरिंग चल रहा है एकदम, नींद तो नहीं आ रही है, ठंड चल रही है, नींद नहीं आ रही, गर्मी चल रही होती, पंखे चल रहे होते तो मस्त नींद आती है। ठीक है, अगला है रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काईएम। हाँ, वो भी नहीं पूछे जाते हैं, रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काईएम। ठीक है, तो बस खाली तुम याद रख लो म्यू आर बराबर होता है काईएम प्लस 1। ठीक है, एक रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, एक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, दोनों का रिलेशन होता है म्यू आर बराबर काईएम प्लस 1। अगर आपको म्यू आर दिया है और काईएम पूछा है तो 1 को इधर ले आओ, और आपको काईएम दिया है ससेप्टिबिलिटी दी है और म्यू आर पूछा है तो क्या कर दो
m प्लस 1 टर्म, ठीक है। तो पूछा गया ये मुश्किल से ये फार्मूला पूछा गया है, ये फार्मूला बस यही पूछा जाता है, वैसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। और जो पूछी जाती है वो अब हम करेंगे, अब सही है, ठीक है। अब मतलब ये वाले बाहर आते हैं कौन से बोरिंग वाले, है ना, अब इतना बोरिंग नहीं, ठीक है। बच्चे एक काम करो, अपनी कॉपी पर 3 पार्ट करो। तीन पार्ट करो, एक तरफ डालोगे डाईमैग्नेटिक, एक तरफ डालोगे डायामैग्नेटिक, एक तरफ डालोगे पैरामैग्नेटिक, एक तरफ डालोगे फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। एक तरफ डाया, एक तरफ पैरा और एक तरफ क्या डालोगे फेरोमैग्नेटिक में, सही है। चलो मेहनत कर लो, सही है। तो मैं देखो एक ज्ञान की बात बताऊंगा, ठीक, बहुत बोर हो रही है। ज्ञान की बात ये है कि मेहनत करो तो बहुत अच्छे से, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये दोनों के लिए सब है, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, ठीक है। मैं तो रियल लाइफ में इस समय देख रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, कल परसों एक केस हुआ था, और उसमें आंसर बता रहे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तुम लोग एक बात समझो, लड़के लोग तुम जरा समझो, ठीक है। और ये बात जरा सोचने की है कि जैसे मान लो कि एक परिवार होता है, एक परिवार में किसी लड़की को, जैसे आप सब लोग लड़कियां हैं, आप लोगों के माँ बाप आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तब भी सबसे ज्यादा आपसे प्यार किया जाता है, ठीक। इवन आपके जो बड़े भाई होंगे, ठीक है, जिनके छोटे होंगे वो तो बच्चे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिनके बड़े भाई होते हैं तो उनमें ये तक सेंस रहता है कि जैसे मान लो तुम्हें कोई चीज़ पसंद आई, अब तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम उससे कहोगे अपन को ये चाहिए, तो उसके जेब में अगर कम रुपए भी पड़े होंगे ना, या उतने ही रुपए होंगे, और उसे कुछ अर्जेंट वर्क होगा उन रुपए का, तो वो तुम्हारे लिए खरीदा लेगा, कहेगा नहीं कोई बात नहीं, अपन तो कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे। इतना प्यार मोहब्बत घर वाले करते हैं, ठीक। और जब वही लड़की किसी और के साथ चली जाती है, सोचने की बात है। अब तुम एक बात सोचो, मैं खासकर लड़कों से कहता हूँ ये बात, मैं सभी से ये बात बोलता हूँ कि जो इस टाइप की जो लड़कियां हैं, जो जिन्होंने घर वालों ने पूरी जिंदगी उन्हें पाली, जरा सोचो, दिमाग से सोचो एक बार, लड़के लोग बहुत बहुत गहनता का विषय है। एक बार जब ध्यान सोचो, जिस माँ बाप ने ऐसी लड़की को पाला और उसके बड़ा किया, 25-26 साल कम से कम बड़ा किया, उसकी हर खुशी का, हर गम का उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली। कहीं भी जाना है, अरे रात हो गई, बच्ची क्यों नहीं आई, फोन करना है, कहाँ रह गया, टेंशन में लगा, ठीक है। जब इतना सब कुछ प्यार मोहब्बत मिलने के बाद में एक चंद दिनों के लिए लड़के से बात करने के चक्कर में जब वो उन्हें छोड़ सकती है, तो तुम कौन से खेत की मूली, सोचने वाली बात नहीं। तुम कौन से खेत की मूली भाई, उन्होंने पूरे जन्म में उसे पाला है, पड़ोसा है उन्होंने, लड़का अपने को स्मार्ट समझता है, अरे भाई अपन के चक्कर में तो लड़की आ रही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, तू बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है, सही हकीकत ये है, तू बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है, जो उनकी नहीं हुई वो तेरी क्या होगी, सही बात है, ठीक है। जैसे महाभारत में कर्ण को क्यों याद किया जाता है, कर्ण को इसलिए याद किया जाता है, कर्ण ने चाहे सही हुआ चाहे गलत हुआ अपने दोस्त का साथ दिया, उसने साथ छोड़ के नहीं भागा वो, ठीक है। तो जो माँ बाप करें, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जैसे मान लो लव मैरिज के खिलाफ में नहीं हूँ, जो लड़के लव मैरिज करते हैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, आप लव मैरिज करो बहुत अच्छी, लेकिन लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना के करो, ठीक है। अपने माँ बाप की खुशी लो, ठीक है, उधर की खुशी लो, वो जो बात होती है वो बात बहुत अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि मैंने जब कल का इंसिडेंट देखा था, आपकी क्लास में वहीं से पढ़ा के आया था, एक क्लास मॉर्निंग में अपने यहाँ छुट्टी कर रही थी,
तो देखो वो बेचारे भैया थे उसके लड़के के, और वो बेचारे बहुत परेशान, बहुत परेशान। उन्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी इच्छा कर रही थी जाके लड़की के पहले 2 थप्पड़ मारो। मुझे सर देवी होती बताओ कि हैं वो तो कह आप देवी होती कौन सी लड़कियां देवी होती ये लड़कियां देवी तो होती है भाई, लेकिन एक बात गलत काम बताओ, जो देवी जैसा काम ही नहीं करेगा वो देवी पूजा हमेशा देवी देविकाओं करी जाती है, राक्षसों की थोड़ा करी जाती है, उसके तो पत्नी नहीं मारे जाते हैं, ठीक है। तो वही मेरा कहने का मतलब ये था कि जिंदगी में तुम लड़कों में बहुत अच्छी सीख तुम्हें बता रहा हूँ, तुम लोग अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझो ना कि अपन ज्यादा स्मार्ट है, कि अपन ये अपन वो है। भाई गर्त में जा रहे हो तुम लोग, ये बात ध्यान रखना, कब तक नीचे गर्त में, और ऐसे चले जाओगे कि दिखाई नहीं दोगे कहाँ गए। और तुम लोगों की तो अभी लाइफ छोटी है भाई, अपन मेरा जैसे 12 का इंटर है 2012 का, तो अब आप समझ लो इस समय जगह 23 चल रही है, 24 12 साल का अंतर है, ठीक है। 12 साल पहले मैं वहीं पर मैंने 12th पास किया, आपने 11 साल का अंतर, 11 साल का। मैं 11 साल के एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि जो मेरे दोस्त उस समय थे, ठीक है, जो इधर उधर की बायोलॉजी में फंसे हुए थे, आज कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई परचूनी दुकान में बैठा है, कोई जनसेवा केंद्र खोल के बैठा है, यही सब कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने 12th के बाद में ढंग से पढ़ाई पर ध्यान दे लिया, तो वो सब आज बहुत अच्छी जगह सेटल है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और लड़के लोग एक बात और ध्यान रखना हमेशा, जिसके पीछे तुम घूम रहे हो ना, वो तुम्हारे एकदम लात मार के भागते हैं, ये भी ध्यान रखना, सही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेहनत से पढ़ लो, मेहनत कर लो, क्योंकि ये जो टाइम है ये जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आने वाला। और ये बात मैं लड़कियों के लिए भी बोलता हूँ, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए बोलता हूँ कि इस जमाने में इस समय बहुत राक्षस घूम रहे हैं, ठीक है, बहुत। तुम्हें मतलब लड़कों के लिए तो कोई टेंशन नहीं है, लड़कियों के लिए तो बहुत टेंशन होती है भाई। मैंने तो देखा है आज के जमाने में, मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ, तो यार बताओ ये लड़के को ना मतलब बाल कटा लेंगे ऐसे कतई, ठीक है, पूरा मतलब कतई 1 नंबर का जोकर लगता होता है, कतई 1 नंबर का जोकर, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। और अपने आप को इतना स्मार्ट समझोगे, बहुत स्मार्ट समझते तो हीरो है अपने लिए, और अपने लिए हीरो है ना। और छोटी छोटी सी बातों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो समझ जाना कि बहुत बेकार का बंदा है। उसे देखो और देख के तुम अपने मन में खुश हो रहे कितना बेकार है, गंदा है, कहीं बैगन क्या है। तो ये सब चीजें हैं, तो लड़के तो कोई टेंशन नहीं है, लड़कों को तो हमें कंफर्म पता है, जैसे प्रेम पाल है, हमें कंफर्म पता है कि इनके साथ तो कोई इंसिडेंट ऐसा हो ही नहीं सकता, कंफर्म पता कभी हो ही नहीं सकता, सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। लेकिन लड़के लोगों में आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि सही बता रहा हूँ कि इस समय का जो जमाना है ना, वो बहुत सही से चलने का है। ज़्यादा इधर उधर चीज़ें से मतलब अपनी एजुकेशन पढ़ाई में मतलब रखो, और तुम लोग अपने घर वालों से प्यार करोगे, कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की, बहुत मेहनत से पढ़ाई करो और सब कुछ देखो। और अगर लाइफ में मैं ये नहीं कहता हूँ प्रेम भी नहीं करना चाहिए, प्रेम करो, लेकिन एक ऐसे बंदे से जो ज़्यादा छपरी ना हो, और पहले अपनी लाइफ सेट करो, पहले अपनी लाइफ सेट करो, ठीक है। क्योंकि हम लोग इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं कि अगर हमारी लाइफ सेट नहीं हुई तो हमारी जिंदगी अच्छी कर देंगे, अगर हमारी लाइफ सेट नहीं हुई तो भी हम बर्बाद हैं, ये भी ध्यान रखो, सही है। तो उन सब चीज़ों को करते हुए थोड़ा बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है भाई। मुझे तो कल देख के बोले, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भैया यार मैं क्या करूँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ तुम्हारी दुर्दशा देख के, सही। तो वो भी बहुत परेशान थे, बड़े भाई थे, 2 बड़े भाई थे, दोनों आए थे बेचारे, ढूंढते ढांढते भटकते भटकते जैसे तैसे जब मिला उन्हें उस टाइप से। तो वो देख के मैं कल बहुत व्यथित हो गया, बड़ा बुरा लगा मुझे, बहुत अंदर से बड़ा, ठीक है। तो वो बेचारा हर कंडीशन को तैयार हो, कह रहे भैया कैसे हमारी इज्जत बचा लो, हम हर कंडीशन को तैयार हैं, जैसे तुम कहोगे वैसे शादी कर देंगे, जैसे कहोगे वैसे कर देंगे। दूसरी पार्टी मानने को तैयार है, मैं भी इधर मीडिएटर से हट गया, मैंने भैया मुझे नहीं मतलब, तुम यहाँ तुम्हारा काम है कुछ करो। और मैंने कहा भाई दोनों का सुराह हो गया तो सही है। तो तभी मैं तुम लोगों से मैंने एक ही बात का सेंटेंस याद रखना, जो 27-28 साल की उम्र तक इनके घर वालों ने जैसे इतना प्यार मोहब्बत दिया, जो उनका नहीं हुआ वो होगा तुम्हारा भी हमेशा। मुझे लगे लो पढ़ाई पे ध्यान दे दो ज़्यादा,
चैटिंग करने से कोई फायदा नहीं, मोबाइल बात करने से कोई फायदा नहीं, और ज़्यादा छापी बन के घूमने से कोई फायदा नहीं। ये चीज़ क्योंकि मैंने ये उम्र देखी है, बात ये है, मैंने अपने दोस्तों की उम्र देखी है, मैंने सब लोगों की उम्र देखी है, ये सब चीज़ें। और तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारे लिए करेंगे बहुत बेटर करेंगे, बहुत बेटर करेंगे, हमेशा ध्यान घर वाले जो करते हैं बहुत बेटर। हाँ ये चीज़। अब हम लोग बात करते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है? हम लोग डायामैग्नेटिक देखो 3 टाइप के मटेरियल थे, डाया था, पैरा था और फेरा, ठीक है? ये 3 टाइप के तुम्हारे मटेरियल हैं जिनकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है? चलो सही। सबसे पहले डायामैग्नेटिक लिखेंगे हम लोग, लिखना सबसे पहले इसमें डालो डायामैग्नेटिक, ठीक है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज, diamagnetic substance are those, diamagnetic substance are those which are repelled by a magnetic field, which are repelled by a magnetic field। जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, तो रिपेल करते हैं, ठीक है? रिपेल करने का काम करते हैं। एग्जांपल में कौन कौन से एग्जांपल है? सबसे पहले गोल्ड, सोना जो तुम पहनते हो, ठीक है, वो भी रिपेल करता है। कॉमा वाटर, हाँ, कॉमा एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, पहनता आंखें चमकी, कॉमा बिस्मथ, BISMUTH, बिस्मथ, कॉमा एंटीमनी, कॉमा क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज, ठीक है? ठीक। अब ये क्या करते हैं बेटा, रिपेल करने का काम करते हैं, ठीक है? अब देखो कैसे, जैसे मान लो मेरे पास में कोई एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक, ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, अब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी, जो सीधी आई वो सीधी चलेगी, कतई सीधी चलेगी, जो इधर से आएगी वो बेचारी इसे जाना नहीं चाहेगी, अगर जाना नहीं चाहेगी तो ऐसे जाएगी, यस सर, और इधर से जाना नहीं चाहेगी तो फिर ऐसे, ठीक है? ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है? ये कौन सा सब्सटेंस है सर? डायामैग्नेटिक, ठीक है? ये होता है। उसके बाद में अपन पैरा पे बढ़ेंगे, ये कर लो, क्या करो, पैरा पे। ठीक है, उसके बाद पैरा में लिखना, पैरा में which are attracted by a magnetic field, called paramagnetic substance, paramagnetic substance। इसमें लिखना एग्जाम्पल, प्लेटिनियम, कॉमा एल्युमिनियम, कॉमा क्रोमियम, प्लेटिनियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, MANGANESE, मैग्नीज, कॉमा CuSO4, इसे क्या बोलेंगे?
CuSO4 टू कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो सर इसमें क्या होगा, अगर मैं यहीं पर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ले लूं, जो मैंने ये भी बोले ये सब क्या है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सीधी निकल गई, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी ऐसे आ रही थी, ऐसे दूर से आ रही थी, वो भी इससे पास हो गई, अट्रैक्ट कर रहा है हल्का हल्का, हल्का हल्का अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। कुछ नहीं भी जा रही है, ऐसा थोड़ी है सब जा रही होंगी, कुछ नहीं भी जा रही है लेकिन अट्रैक्ट कर रहा है, तो यही कह रहा है ये कैसा, ये किसका होगा, ये होगा पैरा, ये बना दो, ये बना दो, बना लिया। उसके बाद में हम लिखेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वैसे ध्यान दिया जाता है, जैसे हम तुम्हें बताएं एक हमारे दोस्त था आईटी धनबाद में, उसके साथ क्या हुआ, वो हमारे आईआईटी में एक लड़की पढ़ती थी और वो भगत की बात हमारे डिपार्टमेंट में, वो दूसरे डिपार्टमेंट नहीं, हमारे डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट। अब क्या हुआ, उन लोगों ने बातचीत करने शुरू की, कोई बात नहीं, लेकिन वही मैंने कहा जो जिन पे दिमाग होता है ना वो एजुकेशन पे फोकस पूरा करते हैं और सब चीज़ें बात की बात होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लोकल जो छपरी लोग होते हैं ना वो सिर्फ पढ़ाई को ही ध्यान नहीं देंगे, वो अपने टैलेंट को ध्यान नहीं देंगे, तो ध्यान देंगे आईआईटी करने के बाद में कुछ नहीं, फिर वो लड़का पैसे वाला बहुत था, वो इंडिया टूर पर निकल गया, उसने पहले पूरी इंडिया घूमी, फिर वो वर्ल्ड टूर पर निकल गया, तो वर्ल्ड टूर पर निकल गया। लड़की ने आईआईटी ज्वाइन कर ली थी, कोई पीएचडी के लिए, वर्ल्ड टूर करके आया, तब तक लग गया कोरोना। भगत की बात कोरोना में वो घर पे ही था, नहीं तो किसी दूसरी कंट्री में अटक जाता, क्योंकि अब वो कोरोना लग गया, वो कोरोना क्या कह रहा है, देखो परेशान है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ घूमने जाएगा, ये तो निकलने ही नहीं दे रहा है कहीं पर। फिर कुछ नहीं, दिमाग को तेज था ही, तो मैंने क्या करा, बोले सोच रहा हूँ घर पर खाली पड़ा हूँ क्या करूँ, उसने फिर तैयारी करना स्टार्ट, हरियाणा करेंगे, उसने यूपीएससी तैयारी करी, 1 साल तैयारी करी, 1 ही साल में उसकी 176 186 ऐसी कुछ रैंक एसडीएम बन गया, मतलब एसपी बन गया। और जिस दिन उसका रिजल्ट आया उसने 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी एंगेजमेंट कर दिया, ठीक है, और ट्रेनिंग से जैसे ही वापस आया तो उसने शादी कर दी, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि वहां पर जो कैरियर है वो फोकस नहीं, वो जैसे 12th फेल मूवी तुम लोगों ने देखी है, नहीं देखी तो देखना, अच्छी मूवी है, अच्छी मूवी है 12th फेल मूवी में भी यही दिखाया गया कि अपने तुम अगर कैरियर को कंसंट्रेट करोगे वो मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तभी तुम कुछ कर पाओगे। तो उसमें लड़की भी ऑफिसर बनी, तो शादी ऑफिसर बना, ये सारी चीजें होती है। तो कैरियर पर तो आपको फोकस करना ही करना है। तो कम से कम अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो, कम से कम मैं कह रहा हूँ आप लोगों के लिए 10 घंटे तो पढ़ाई करो, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 22 लाख 23 लाख स्टूडेंटों का कंपटीशन है। अब 22-23 लाख में इतना तगड़ा रेशियो जाता है, 600 प्लस नंबर लाना है इन लोगों के लिए। तो 600 प्लस नंबर लाने का मतलब ये है कि कम से कम 8 से 10 घंटे आपको पर डे रूटीन से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। देखिए फेरोमैग्नेटिक में देखो, इसमें फेरोमैग्नेटिक इसमें लिखना, मैंने कुछ बोला इसमें नहीं सर, लिखना इसमें विच आर strongly attracted, which are strongly attracted by a magnetic field, which are strongly attracted by a magnetic field, by a magnetic field. एग्जाम्पल में लिखना आयरन, आयरन, निकेल, आयरन, निकेल, स्टील, आयरन, निकेल, स्टील, कोबाल्ट,
cobalt and their alloys बेटा इसका मतलब क्या होता है, एलॉय का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इन सब से मिलके बनी। ठीक है, जब दो या दो से अधिक मेटेरियल से कोई चीज मिलके बनती है उन्हें एलॉय बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर अगर कोई मेरा मैग्नेटिक, कोई मेरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी सारी की सारी इससे पास होगी। ठीक है, जैसे इसने तो देखो एक कान को बाहर फेंक दिया था, ये बाहर फेंकता ही नहीं है, ये सबको क्या कर लेता है, अपने अंदर समेट लेता है, सबको अट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, ये इसका उसका बता लिया। उसके बाद में अब देखो सर ऐसा है, मैंने एक यूट्यूब लिया, यूट्यूब, ठीक है, ऐसे हो गया, यू आकार का एक ट्यूब लिया, ये एक यूट्यूब लिया। इसमें अगर मैंने मटेरियल भर दिया कौन सा, डायामैग्नेटिक, ठीक है, और इधर मैंने रख दिया एक नॉर्थ पोल और एक इधर साउथ मैग्नेटिक भी। अगर मैंने इसके अंदर मटेरियल भरा तो मुझे बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो डायामैग्नेटिक होगा, जो भी डायामैग्नेटिक है यहाँ पर जो भरा होगा, क्या उसके पास होना चाहेंगी? नहीं। किसी की बात, जब पास नहीं होना चाहिए तो वो इस पर एक फोर्स लगाएंगे नीचे की ओर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है, देखो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये फोर्स लगाएंगे तो उसे नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे। अब नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे तो इधर कम होगा और उधर क्या होगा, देखो इधर यहाँ तक है लेकिन इधर ऊपर तक है, ये किसके लिए होगा, डायरेक्ट। अब सर अगर मैं पैरा के लिए होगी, देखो पैरा में क्या होगा तुम्हें पता है सर, पैरा में तो अट्रैक्ट करता है, अगर पैरा में अट्रैक्ट करेगा तब क्या सिस्टम होगा, देखो एक तरफ नॉर्थ ले लो और एक तरफ साउथ, ठीक है, ये सब अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये अपनी ओर खींचेंगी, अगर कोई चीज अट्रैक्ट कर रही है तो अपनी ओर खींचेगी। इसका मतलब सर ये बन जाएगा कि इस साइड में ज्यादा होगा और इस साइड में कम, इस साइड में, ठीक है। और इसमें याद रखना कि कोई भी, ये तो लिक्विड फॉर्म है ना, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होता ही नहीं है, ठीक है, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होता ही नहीं है, या फिर नो लिक्विड इज फेरोमैग्नेटिक। कोई भी फेरोमैग्नेटिक में होता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद ठीक है। अब देखो इसके बाद में सर अगर मैं किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के बीच में रखूं, कोई मेरे पास में रॉड है या छड़ है किसकी, डायामैग्नेटिक मटेरियल, उस डायामैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैं नॉर्थ और साउथ के कहीं बीच में रख दूंगा तो वो ऐसे सीधे हो जाते, बिल्कुल भाई जबरदस्ती रख रहा हूं ना, वैसे तो ये चाहेगी नहीं, इसमें ये तो चाहेगी नहीं इसके बीच में रहना, लेकिन अगर मैं जबरदस्ती रखूंगा तो ये कैसे हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर मैं उसको पैरा में रखूं,
तो याद रखना इधर हो जाएगा नॉर्थ और इधर हो जाएगा साउथ, ऐसी है। इसमें भी ऐसे ही रहेगी जैसे इसमें था। इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट, ठीक है। कोई भी चीज रख जाते हैं तो बड़ा है। ठीक, उसके बाद में ये तीनों फिगर बना ली। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे परमेबिलिटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परमियाबिलिटी, ठीक है। तुम्हें पता है परमियाबिलिटी को हम लोग म्यू आर से डिनोट करते थे सर। यस सर। सर रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी को म्यू आर से डिनोट करते थे, ठीक है। ठीक, इसे किससे डिनोट करते थे? म्यू से। अब याद रखना हमेशा परमियाबिलिटी जो होती है, यहाँ पर परमियाबिलिटी जो होती है वो 0 से तो बड़ी होती है लेकिन 1 से क्या होती है? कम। 0 से बड़ी लेकिन 1 से कम। अगर सर मैं इसकी बात करूं पैरामैग्नेटिक में परमेबिलिटी क्या होती है, तो वो 1 से तो बड़ी होती है, 1 से तो बड़ी होती है लेकिन 1 से बहुत कम बड़ी होती है। ऐसे इसका मतलब है बहुत कम बड़ी। बहुत कम मतलब जैसे 1.05, 1.2, 1.3 या 1.55, ऐसे बहुत कम बड़ी होती है, ठीक है। यानी कि 1 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से क्या होगी? बहुत कम। ठीक। दूसरा, अगर मैं फेरो में जाऊं तो फेरो में ये वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा होती है, 1 से बहुत बहुत ज्यादा, जैसे 500, 600, 200, 250, 300। बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हें कहीं क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि म्यू की जो वैल्यू है वो मेरी म्यू की वैल्यू 0.3 है, 0.3, मुझे बताओ कौन सा मटेरियल होगा? डायर। 1 से कम होगा। तुमसे कह दिया जाए मेरी जो परमियाबिलिटी है वो 1.25 है, तो कौन सा होगा? तुमसे कह दिया जाए बताओ 200 है, तो कौन सा होगा? ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद करना ही करना है। उसके बाद में आता है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में पड़ेगा ससेप्टिबिलिटी। इसे डिनोट करते हैं हम लोग काई एम, ठीक है। काई एम से इसे डिनोट करते हैं। बेटा जो ये वैल्यू होती है वो -1 से तो ज्यादा होगी लेकिन 0 से क्या होगी? कम। ध्यान रखना इसकी वैल्यू अगर ये इसमें क्या होती है -1 से ज्यादा का मतलब क्या होगा? नेगेटिव हो गई, नेगेटिव। इसमें अगर मैं पैरामैग्नेटिक की बात करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू 0 से तो ज्यादा होगी लेकिन 0 से बहुत कम ज्यादा होगी, बहुत 0 से ज्यादा होगी, बहुत कम बड़ी नहीं 0 से ज्यादा होगी लेकिन बहुत कम बड़ी होगी, ऐसा। अच्छा 0 से 0 से तो ज्यादा होगी लेकिन 0 से बहुत कम ज्यादा होगी, ठीक है। और ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है, ससेप्टिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये हो जाती है। ससेप्टिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा। अब तुमसे अगर पूछा गया बताओ किसी की जो ससेप्टिबिलिटी है
वो -0.25 है। तो तुम्हें तुरंत पता होना चाहिए -0.25 का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तुमसे कह दिया जाए जो ससेप्टिबिलिटी है वो 0.02 है, 0.02 पैरा, और तुमसे कह दिया जाए मान लो जैसे कि 150 है, 200 है, 250 है, तो कौन सी है, फिर लिखना नई लाइन से, लिखना नई लाइन से वही उसी में, किसमें, डायम लिखना है, लिख लो लिखना। It is susceptibility is independent of temperature. Susceptibility is independent of temperature. चाहे टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे टेम्परेचर घटाओ, बोल डाया में है तो डाया में ही रहेगा, ठीक है। Susceptibility independent of temperature, ठीक है। उसके बाद में पैरा में लिखना, susceptibility is inversely proportional to susceptibility is inversely proportional to temperature, inversely proportional to temperature, सही है। इसका मतलब क्या है सर, मुझे बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी, और अगर ये कम होगी तो कहाँ जाएगी, देखो अगर ये कम होगी घटेगी, और घट के किस में आएगी, इसका मतलब ये है अगर किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैं गर्म करता हूँ, ये टेम्परेचर देता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर देने पर उसकी ससेप्टिबिलिटी घटेगी और वो किसकी तरह कार्य करने लगेगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह कार्य करेगा, ठीक है। ये होता है। अगले लिखना उसमें पैरों में, ferromagnetic substance change into paramagnetic substance, ferromagnetic substance change into paramagnetic substance if increase the temperature, ठीक है। अब देखो सर, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता जाऊं तो इसकी भी ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी, और कम होते 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 ये किस में आ जाएगा, पैरा में। और पैरा का अगर मैं कम करूंगा तो किस में आएगा, ये डाया, ठीक है। और डाया को मैं चाहे गर्म करूं कुछ करूं, वो डाया की डाया ही रहेगा, ठीक है, डाया की डाया ही रहेगा, उस पर कोई फर्क पड़ेगा। अगर उसमें डाया में लिखना, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट of these substance, the resultant magnetic moment of these substance is zero. The resultant magnetic moment होगा ना, magnetic moment of these substance is zero, ठीक है, of these substance is zero. अगले में लिखना, those substance have a paramagnetic, those substance have a permanent, लिखना permanent magnetic moment, those substance have
ए परमानेंट, हाँ काट दो तो क्या, ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। पैरों में लिखना, दो सब्सटेंस आल्सो है, दो सब्सटेंस आल्सो है ए परमानेंट, दो सब्सटेंस आल्सो है ए परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, दो सब्सटेंस आल्सो है ए परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, ये इसमें से होता है, ठीक है, ये होता है। तुमसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा डाया होगा, कौन सा पैरा होगा, कौन सा फेरो होगा मेटेरियल, जैसे चार दे दिए नीचे, तुम्हें पता है कि वाटर क्या होता है, डाया, तुम्हें नीचे चार ऑप्शन सुनने, बताओ कौन सा होगा, तो डाया क्या होगा तुम्हारा, डाया क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, तो हाँ डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा, इस हिसाब से ये तुमको तैयार करना। अब इसके जितने भी ये प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आप याद करके आना, ठीक है, और जितना मैंने अभी सिंबल लिखा है वो याद करके आना, क्योंकि कल ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हमारा पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ज़्यादा कोर्स बचा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद क्या आता है, एसी के बाद में तो बस फिर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो तो एक लेक्चर का है, वो एक लेक्चर का, आज कितने हुए, 16 है, 17 है, 17 है ना, 3 दिन की लोगों को छुट्टी है, 22 की छुट्टी बताई कहाँ की, नहीं 22 की स्कूल की तो छुट्टी है, कॉलेज की कॉलेज स्कूल की अभी बताई नहीं, देखो अगर बता देंगे तो ठीक है, ठीक है, वरना उनकी एक बार डिसीजन कर लेंगे कि छुट्टी है कि नहीं, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, अरे हम बता देंगे। अच्छा पढ़ाई का तुम्हें एक सिस्टम और बताऊं, ये है जब हम लोग इसे पढ़ने बैठते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद बोर हो जाते हैं, तुम आधे घंटे बैठो, 1 घंटे बोलोगे तुम बोर हो जाओगे, क्या ठीक है, तो वो तो तुम क्या करो ना, एक जिद लेके बैठो कि ना अपन को पहले देखो, मैं अपन को 1 घंटे बैठना है, 1 घंटे बैठ जाओ और वो सब्जेक्ट पढ़ लो जो तुम्हारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, अरे 3 में से कोई तो इंटरेस्टिंग होगा ही, वो सब्जेक्ट पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद में जैसे अब टाइम की ड्यूरेशन है तो इंक्रीज करो, डिक्रीज मत करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, तो तभी बैठ के पढ़ पाओगे। पहले मैं सोचता था कि बिहार का बच्चा बहुत पढ़ता है, फिर मेरे बाद में बहन टूटा जब मैंने बंगालियों को देखा, मैंने देखा भाई बंगाल का बंदा बहुत, अपने यहाँ तो अपने यहाँ पर है जो इतने एजुकेटेड बंगाल के लोग नहीं, एक बार होंगे सीटा से गोवा चले गए, वहाँ पर बंगाल बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत से पढ़ता है, ठीक है, तो वही चीजें हैं जो आप लोग भी थोड़ा फोकस करो पढ़ाई को लेके, करा जाए। रुक जाओ अभी 1 मिनट, और जो नहीं आ रहे वो सब कहाँ है, बच्चे कम हो गए क्या पहले से, बच्चे कम हो गए पहले से, जो है उनसे कहो आए, क्योंकि ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। और कल देखो तुम्हारा ये खत्म होगा, उसके बाद में बहुत जल्दी खत्म, मतलब जब हमारा ये खत्म होगा तब तक हम कोशिश करेंगे मॉडल तक पहुंच चुके हैं, क्या फ्लूड करवा दी, अरे वो उसमें पीछे थोड़ा सा फ्लूड होगा
छुड़वाया वो प्रूफ करवाना वैसे भी आप लोगों का रिवीजन तो करवाना ही है। सर को